वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ACC 501 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 36 से 40 तक करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के हिसाब से मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने है WACC, जो कि है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये जो है क्या होता है, ओवरऑल रिटर्न होता है जो कि फर्म को लाजमी तौर पे अर्न करना होता है उसके एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर, ताकि मेंटेन किया जाए वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो कंपनी का जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, ये वो अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि लाजमी इसको पे करना होता है ताकि फाइनेंस किया जाए उसके ऑपरेशन को। सो नाउ द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो एक ख़ास तरह का कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का, जो कि कंपनी यूज़ करती है ताकि फाइनेंस करे उसके जो ओवरऑल ऑपरेशंस और जो ग्रोथ होते हैं। जब बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन की, तो ये जो है सेम चीज़ है जैसे कि मैक्सिमाइज़ करना वैल्यू जो है होल फर्म की। नाउ दी फाइनेंशियल लेवरेज से मुराद एक्सटेंट है, वो हद है जिस हद तक फर्म जो है वो रिलाई करती है उसके डेट के ऊपर, और ज़्यादा डेट फाइनेंसिंग जो एक फ़र्म यूज़ करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, उतना ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज वो जो है एम्प्लॉय करती है। और फाइनेंशियल लेवरेज ड्रामेटिकली तौर पे अल्टर कर सकता है जो पे ऑफ है शेयर होल्डर्स को फर्म के अंदर, लेकिन ये जो अफेक्ट नहीं करता जो ओवरऑल कॉस्ट होती है कैपिटल की। नाउ दी M&M प्रोपोजिशंस। ये इसके कई एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन है। जो पहला प्रोपोजिशन है वो ये बताता है कि ये कम्प्लीटली इररेलेवेंट है कि कैसे फर्म चूज़ करती है कि अरेंज किया जाए उसके फाइनेंसिस को, और दूसरा ये कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है फर्म के एसेट के ऊपर, दूसरा ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है, और तीसरा जो है फर्म का डेट इक्विटी रेशियो होता है। नाउ द बिजनेस एंड फाइनेंस रिस्क। M&M का जो प्रोपोजिशन 2 है शो करता है कि जो फर्म्स की जो कॉस्ट होती है इक्विटी की, उसको तोड़ा जा सकता है दो कंपोनेंट में। पहले कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न होता है फर्म के एसेट्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर फर्म की ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे, और जो रिस्क इनहेरेंट होता है फर्म के ऑपरेशन में वो कहलाया जाता है बिजनेस रिस्क। हमने ये जाना कि जो ये जो बिज़नेस रिस्क है डिपेंड करता है सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर फर्म के एसेट्स की। M&M प्रोपोजिशन 2 जो है शो करता है कि जो फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो दो कंपोनेंट के अंदर उसको तोड़ा जा सकता है। RA माइनस आर डी मल्टीप्लाई बाय डी बाय ई, इसको डिटरमाइन किया जाता है फर्म के जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और ऑल इक्विटी फर्म के लिए ये कंपोनेंट ज़ीरो है। डेट फाइनेंसिंग के अंदर जब इजाफा होता है उससे क्या होता है कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ता है, क्योंकि रिस्क जो बर्दाश्त करते हैं इन्वेस्टर उसके अंदर इजाफा हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा रिस्क फाइनेंशियल रिस्क कहलाया जाता है। नाउ द कॉर्पोरेट टैक्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट फीचर की हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट जो कि पे किया जाता है डेट के ऊपर, ये टैक्स डिडक्टेबल होता है, एक बेनिफिट है फर्म के लिए। और फेलियर हो जाना है कि पूरा करने में डेट फाइनेंसिंग, उससे बैंकरप्टेसी हो सकती है, इनकी दिवालिया हो सकती है कंपनी, जो कि एक कॉस्ट है डेट फाइनेंसिंग की। कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की, वो बराबर होती है TC मल्टीप्लाई बाई D मल्टीप्लाई बाई RD डिवाइडेड बाई RD, वो बराबर है TC बाई D के। हमने कंक्लूड किया यहाँ पर कि जो वैल्यू ऑफ फर्म L है VL एक्सीड करती है वैल्यू जो है फर्म U की, और VU बाय प्रेजेंट जो वैल्यू है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड की वो है TC बाई D। इसी वजह से M&M का प्रोपोजिशन 1 जो है टैक्सेस के साथ ये बताता है कि VL बराबर होता है VU प्लस TC मल्टीप्लाई बाई D के। नाउ द बैंकरप्टेसी कॉस्ट। अब इसकी जो कॉस्ट है जाहिर बात है बैंकरप्ट होने की, वो क्या है, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट है। ये कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएट है, जुड़ी हुई है बैंकरप्टेसी से, जैसे कि लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होना। इनडायरेक्ट कॉस्ट की हम बात करें ये कॉस्ट होती है कि अवॉइड किया जाए बैंकरप्टेसी फाइलिंग, जो कि होती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फर्म की तरफ से। और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट आती है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएट होती है बैंकरप्ट होने से या फिर एक्सपीरियंस करना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। नाउ द स्टैटिक थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। एक फर्म जो है वो बोरो करती है उस हद तक, उस पॉइंट तक जहाँ पर टैक्स बेनिफिट जो होता है एक्स्ट्रा डॉलर से डेट के अंदर वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं उस कॉस्ट से,
जो कि आता है इंक्रीज़ होने से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की प्रोबेबिलिटी। अब जो कुछ मैनेजरियल रिकमेंडेशन है वो ये कि जो टैक्स बेनिफिट होता है लेवरेजिंग से वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है फर्म्स के लिए जो कि हैं टैक्स पेइंग पोजीशन के अंदर, और जो फर्म्स सब्सटेंशियल लॉसेस के साथ हैं उनको बहुत कम वैल्यू मिलती है इंटरेस्ट टैक्स शील्ड से। और फर्म्स जो कि जिनका सब्सटेंशियल टैक्स शील्ड है दूसरे सोर्सेज से जैसे कि डेप्रिसिएशन वगैरह, उनको बहुत कम बेनिफिट मिलता है लेवरेज से। ऐसी फर्म जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ होती हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की एक्सपीरियंस के, वो बोरो करती हैं कम उन फर्म्स के मुकाबले में जो लोअर रिस्क के साथ होती हैं। और जो कॉस्ट होती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वो डिपेंड करती है प्राइमरीली तौर पे जो फर्म्स के एसेट है, और उसको डिटरमाइन किया जाता है कि कैसे ईज़िली जो है उन एसेट्स की ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेट वर्किंग कैपिटल की हम बात करते हैं तो ये सिंपली तौर पे तो डिफरेंस होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के दरमियान। अक्सर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को नेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहा जाता है, और जो डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के वो क्या है, टाइमिंग होती है कैश फ्लोज की। जो बेसिक बैलेंस शीट आइडेंटिटी है उसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर हम ऐड करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को जो कि बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी के, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो बराबर है कैश प्लस अदर करंट एसेट्स में से जब हम माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज़ को। ऑपरेटिंग साइकिल की बात करते हैं तो ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जो एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री और जो कलेक्शन होती है कैश की रिसीवेबल से, उसके दरमियान जो पीरियड होता है उसको ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो कहा जाता है। नाउ द इन्वेंट्री पीरियड, वो टाइम जो कि लिया जाता है एक्वायर करने के लिए और सेल करने के लिए इन्वेंट्री को, उसको इन्वेंट्री पीरियड कहा जाता है। उसके बाद है अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। जो टाइम होता है सेल के दरमियान इन्वेंट्री की और जो कलेक्शन होती है रिसीवेबल की, और उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑपरेटिंग साइकिल को कुछ इस तरीके से कि ऑपरेटिंग साइकिल बराबर होता है इन्वेंट्री पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 105 डेज़ का ऑपरेटिंग साइकिल है, क्योंकि 60 डेज़ जो है वो इन्वेंट्री पीरियड के और 45 जो है वो अकाउंट रिसीवेबल के। एक ऑपरेटिंग साइकिल डिस्क्राइब करता है कि कैसे प्रोडक्ट मूव होती है करंट एसेट अकाउंट्स के थ्रू। नाउ द अकाउंट्स पेबल पीरियड, जो टाइम रिसिप्ट होती है, टाइम होता है रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री और उसकी जो पेमेंट होती है उसके लिए, उसको हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल पीरियड। और कैश साइकिल की हम बात करते हैं जो टाइम होता है कैश डिसबर्समेंट और कैश कलेक्शन के दरमियान। कैश साइकिल को हम कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं फार्मूले के ज़रिए कि कैश साइकिल जो है वो बराबर है ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंटिंग पेबल पीरियड। अगर 75 डेज़ का जाहिर बात है कैश साइकिल है और वो बराबर है किसके के ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 105 का और 30 जो है वो अकाउंट्स पेबल पीरियड है, तो फिर 75 डेज़ का बन जाता है ये कैश साइकिल। जो गैप होता है शॉर्ट टर्म इनफ्लोज और आउटफ्लो के दरमियान, उसको फिल किया जा सकता है या तो बोरोइंग के ज़रिए या होल्ड करते हुए लिक्विडिटी रिजर्व कैश की फॉर्म में या मार्केटेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में, और इस गैप को कम भी किया जा सकता है चेंज करते हुए इन्वेंट्री रिसीवेबल और जो पेबल पीरियड होते हैं। रिसीवेबल पीरियड जो है वो ये भी खिलाया जाता है डेज सेल्स रिसीवेबल के अंदर या फिर जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है। कैश साइकिल डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग साइकिल और पेबल पीरियड के दरमियान। कैश साइकिल बराबर होता है ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंट्स पेबल पीरियड। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।